नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। आज हम वेस्ट बंगाल में हुए हाल ही के नगर निकाय के चुनावों पे चर्चा करेंगे। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच राजनीतिक विश्लेषक प्रबीर पुरकायस्थ मौजूद हैं। हेलो प्रबीर। हमने न्यूज़ चैनल्स में और पेपर्स में देखा है कि किस तरीके से इस बार वेस्ट बंगाल में नगर निकाय के चुनावों में लगातार बूथ कैप्चरिंग हुई है। वोटरों को बूथ तक जाने से रोका गया है। तृणमूल जो कि खुद सत्ता में है, आखिर उसे ऐसे हथकंडे अपनाने की क्या ज़रूरत पड़ गई कि उन्होंने ऐसे रास्ते अपनाए? मेरे ख्याल से ये उनके लिए भी साफ है कि उनकी इस वक्त जो होल्ड पश्चिम बंगाल में लोगों पर हुआ था, ख़ास तौर से पिछले दो चुनावों में, असेंबली और पार्लियामेंट इलेक्शन में, वो कुछ हद तक अपने हाथ से जा रहा है। इसको देखते हुए उनको 2016 की चुनाव के बारे में भी उनको सोचना पड़ रहा है। तो उनको लगता है कि ये पिक्चर, ये तस्वीर अगर जनता के सामने आ जाएगी तो उनको हारने की संभावना है। तो इसीलिए वो चाहते थे कि कोई प्रश्न चिन्ह न खड़ा हो इस चुनाव के बाद म्यूनिसिपल और कॉरपोरेशन, खासतौर से कलकत्ता कॉरपोरेशन इलेक्शन की, जो इससे अगर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि तृणमूल की वोट कम हो रही है, हारने की संभावना है, तो उस एक स्विंग उसके खिलाफ हो सकती है। इसको रोकने के लिए वो काफ़ी निर्लज्ज तरीके से और काफ़ी बर्बरता के साथ वो वोटरों के सामने पेश आए। ऑपोजिशन पार्टीज़ पर हमले हुए, ख़ास तौर से लेफ़्ट पार्टीज़ पर हमले हुए, मिनिस्टर्स को बाकायदा अटैक किया गया। रूपा बागची जो ऑपोजिशन ये लीडर रही कॉरपोरेशन, उस पर हमला हुए कलकत्ते पे। रूपा गांगुली जो बीजेपी की कैंडिडेट थी, जो अभिनेत्री है, उस पर अटैक्स हुए। तो ये सब देखते हुए लगता है कि एक हद तक तृणमूल को ये ख़तरा नज़र आ रहा है कि लोगों के सामने तस्वीर साफ हो जाएगी कि तृणमूल की प्रभुत्व जो पहले थी वो अब नहीं रहा इलेक्टोरेट में। तो इसमें जो वहाँ की स्टेट मशीनरी है, राजनीतिक प्रशासन है, उसका क्या योगदान रहा है या उनकी क्या भूमिका रही है इस तरीके के हमले को या तो रोकने में या नाकामयाब रहे, उसमें उनकी क्या भूमिका रही है? तो साफ है कि प्रशासन, ख़ासतौर से पुलिस प्रशासन और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो तृणमूल के पूरी दबाव में है इस वक्त। उनके साथ मिलकर लगातार काम कर रही है, चाहे रोज़मर्रा के जीवन पे या तो चाहे इलेक्शंस पे। यह है कि जो निर्वाचन आयोग की जो क्षमता आपकी पार्लियामेंट असेंबली इलेक्शन में होती है, वो भी खैर काफ़ी सीमित है, क्योंकि प्रशासन के हाथ में ज़्यादा क्षमता होती है। पर जो भी सीमित उनके पास पावर्स होती है, वो इस तरह के पौरसभा के इलेक्शंस में नहीं होती है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन, सत्ता के हाथ में पुलिस पूरी तरह से होती है और वो बाहर की सेंट्रल फोर्सेस यहाँ डिप्लॉय नहीं होते, सेंट्रल फोर्सेस नहीं आती है इन चुनावों में। इसीलिए निर्वाचन आयोग के हाथ पैर काफ़ी हद तक बंधे हुए हैं। उनके पास पावर्स है फिर भी कन्फ्रंट करने की, मुकाबला करने की, अगर प्रशासन पूरी एक तरफा हो जाए। पर वो निर्वाचन आयोग न पार्लियामेंट इलेक्शन में किया, ना इसमें किया। हालांकि इलेक्शन कमिश्नर जो है, उन्होंने साफ वक्त अपना बयान रखा जनता के सामने कि इलेक्शन आम जो इलेक्शन है, ये इस आबोहवा में नहीं हुआ है जिसको सामान्य कहा जा सकता है। पर ये टिप्पणी काफ़ी नहीं था, वो उनको और भी कुछ करना चाहिए था जो उन्होंने नहीं किया। वाम मोर्चा की अगर सीटों को देखा जाए तो सीटों में तो उतना कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं है, पर उनके जो कुछ सीमित इलाके हैं वहाँ वो अच्छा प्रदर्शन कर पाए हैं। तो क्या इसे वाम दलों की वापसी कहा जाएगा वेस्ट बंगाल की राजनीति में? दो चीज़ है इसमें। एक तो है क्या वो रेजिस्टेंस दे पाए इस तरह का रिगिंग का, जो उनको पूरी उम्मीद थी कि इसी तरह वो तृणमूल पेश आएगा। तो ये तो साफ है कि उस तरह की रेजिस्टेंस अभी भी आम रेजिस्टेंस नहीं बन पाया है। जगहों पर रेजिस्टेंस हुआ है, रेजिस्टेंस की शुरुआत है, बूथों तक लड़ने की कोशिश की गई है, पर आखिर तृणमूल इस बूथ कैप्चरिंग में सफल हुए। तो रेजिस्टेंस उस हिसाब से उतना तक जा नहीं पाया। सिर्फ कुछ जगहों जैसे सिलीगुड़ी में है, वहाँ पर सब पार्टी मिलके बूथ कैप्चरिंग ना हो इसके लिए प्रयास किया था, सब मिल के प्रयास किया था। वो सफल निकला कि वहाँ पर रिगिंग नहीं हो पाई। पर दूसरी बात जो देखने की है कि कितना परसेंटेज वोट मिला है रिगिंग के बाद, जिससे साफ है कि 5 से 10% वोट इनकी
दूसरी तरफ गई है, क्योंकि वोट कैप्चर करके उनकी वोट दूसरे लोगों ने दिया है। तो उसको देखते हुए 28% जो लेफ्ट को मिला है बंगाल में, उसका लगता है कि इस वक्त उनका वोट अगर खुली वोट होती तो 30 से 35% बिल्कुल जा सकती थी। और ये एक पहले की इलेक्शन पे की जो रिज़ल्ट्स है उससे अच्छा प्रदर्शन होता। तो ये तो लग रहा है कि लेफ़्ट की जो गिर रही थी वोट संख्या, इसमें रुकावट आई है और बल्कि बढ़ने की संभावना भी काफ़ी सामने है। और यही तृणमूल का भी खतरा था कि उनको लग रहा था कि अगर 30 से 35% लेफ़्ट की वोट आ जाए तो उनके लिए खतरा की घंटी होगी। इसीलिए उनकी ये प्रयास थी कि ये तस्वीर कम से कम सामने ना पाए। और प्रवीर, एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि भाजपा जो 2014 के लोकसभा चुनावों में 2 सीटें वहाँ से जीत के आई थी और उसके बाद एक बाईपोल भी उन्होंने जीता और 55 लाख मेंबर्स होने का वो दावा कर रहे हैं वेस्ट बंगाल में, पर बहुत ही मामूली सीट वो इस नगर निगम के चुनावों में जीत पाए हैं। तो क्या ये भाजपा की हार और जो मोदी की लहर थी वो उसमें एक लगाम लग गई है पश्चिम बंगाल में? ये तो साफ है कि जो एंटी यूपीए की सरकार के ऊपर जो लोगों ने वोट किया था पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन में, वो उसका फ़ायदा बीजेपी को पहुंचा था, ख़ास तौर से क्योंकि बीजेपी मोदी उनको लगा था कि यही ऑल्टरनेटिव है और कोई ऑल्टरनेटिव इस वक्त है नहीं। तो बंगाल में भी उसका असर पड़ा था। अब साफ है कि बीजेपी की अपनी ताकत जो है वो 10 से 15% से ज़्यादा खास बंगाल में नहीं है। उनकी पुरानी फिगर्स भी थी, बीच बीच में वो 15-16% भी वोट ले आते थे। और ये वोट उनको क्योंकि लगता था कि बीजेपी जीत नहीं पाएगी, तो अक्सर वो वोट दूसरे पार्टीज पे बढ़ जाता था, जो एंटी लेफ्ट वोट के तहत कांग्रेस के पास भी जाता था। तो ये चीज़ इस वक्त क्योंकि कांग्रेस भी कमज़ोर हुई है, तृणमूल को जो वोट नहीं देना चाहते, तो बीजेपी के लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं। तो इसीलिए उनको 15-16% वोट फिर मिला है। तो उनका बढ़ोतरी से ख़त्म होके वो पुराने अपने फिगर्स पे पहुंच गए हैं। और ये भी साफ है कि तीसरा और चौथा पोजीशंस के लिए लड़ाई है, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों पास पास है बंगाल के पूरा राजनीतिक मानचित्र को देखते हुए। और जो उनकी बंगाल में लड़ाई लेफ्ट और तृणमूल के बीच में ही है। प्रवीर, न्यूज़ क्लिक को समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ऐसे मुद्दों पे हम लगातार आपके पास आते रहेंगे। न्यूज़ क्लिक देखने के लिए धन्यवाद।